वन नेशन वन इलेक्शन की अहम बैठक। इसमें लॉ कमीशन चुनाव कराने के लेकर रोड मैप शेयर करेंगे। प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा, महिलाओं को हर साल 10,000 देने की कर सकती हैं ऐलान। शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस में शामिल। 5 राज्यों के बाद फाइनल होगा सीट शेयरिंग का सिलसिला। अब हर स्टूडेंट की अपार आईडी बनेगी और इसमें पढ़ाई से जुड़ा हर डाटा रहेगा। आधार की तरह स्टूडेंट की पहचान तय होगी। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदला। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम अब भारत। एनसीईआरटी पैनल में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव किया गया पास। और 4 बजे शुरू होगी इंटरनेशनल कल्चर परेड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत है अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदल दिया गया है। दिल्ली से अहम खबर, एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदला गया। अभी तक जो एनसीईआरटी की किताबें थी उसमें इंडिया जो नाम था उसे बदलकर अब भारत कर दिया गया है। तो सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव को पास किया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें भारत लिखा जाएगा। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें थी उसमें इंडिया लिखा हुआ था और अब इस नाम में बदलाव किया गया है, भारत कर दिया गया है। सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव को पास किया गया है। तो अब सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों में भारत लिखा जाएगा। कहते हैं कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। फिर भी इंसान शक के आधार पर हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे देता है। शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या करने का एक मामला उत्तर प्रदेश के पूर्वी दिल्ली से सामने आया। दयालपुर इलाके की ये घटना गली नंबर 12 से सामने आ रही है। ये ब्लॉक की घटना है जहां पर रात पति ने पत्नी की गला दबाकर और सिर में सिलबट्टे से वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुट गई है। आगे बढ़ते आगे खबर दिल्ली से है, जहां पर साइबर पुलिस स्टेशन रोहिणी जिला के कर्मचारी एक धोखाधड़ी के मामले में संजय कालरा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कथित व्यक्ति ने खुद को अमेजॉन पर इन्वर्टर और बैटरी का विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और आपको बता दें कि सीआईएफएस का सब इंस्पेक्टर लुपेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने अमेजॉन से इन्वर्टर और 2 बैटरी सेट खरीदने का ऑर्डर दिया था और 1 घंटे बाद अज्ञात व्यक्ति ने उसे फोन करके सूचित किया। उन वस्तुओं का विक्रेता है और उसे वस्तुएं अमेजॉन से कम कीमत पर दे सकता है। इस पर शिकायतकर्ता कथित व्यक्ति से सामान खरीदने को तैयार हो गया और कथित व्यक्ति ने अमेजॉन पर उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल और ओटीपी ले ली। इसके बाद शिकायतकर्ता ने रुपए का भुगतान किया और कथित व्यक्ति ने पीड़िता के फोन कॉल और मैसेज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस पर शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। साइबर रोहिणी का ये मामला एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फिलहाल मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।
छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल स्कैम का ये मामला, सुनवाई होनी है आज इस मामले को लेकर। $540 करोड़ का ये कोल स्कैम का मामला सामने आ रहा है। 9 लोगों को हाजिर होने का नोटिस थमाया गया है। तो कोर्ट की तरफ से ये नोटिस थमाया गया है। छत्तीसगढ़ से हम खबर आपको बता रहे हैं। विधायक चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव का नाम इसमें शुमार है, जो आज रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। और 23 सितंबर को कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार किया था। ईडी ने 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया। कोल स्कैम में ईडी ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है आज। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। 2 लोगों के नाम इसमें शुमार हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का निधन हो गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम है हरीश रावत और अब निधन। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम का निधन रोड एक्सीडेंट में हुआ, जो वजह निकलकर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, कोरबा से अहम खबर। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद पटेल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कटघोरा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ प्रेमचंद पटेल भी पहुंचे हुए हैं। प्रेमचंद पटेल अपना पहला नामांकन भरेंगे। बीजेपी पार्टी ने भरोसा जताया है और कटघोरा विधानसभा के नए प्रत्याशी पर यह दांव चला है। जमीनी कार्यकर्ता को लेकर बीजेपी पार्टी ने यह मौका दिया है और यह मौका कितना कारगर साबित होगा, ये फिलहाल देखना होगा। कटघोरा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी भी पहुंचे हुए हैं। इस बीच अपने समर्थकों के साथ प्रेमचंद पटेल पहुंचे हुए हैं। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद पटेल कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। कटघोरा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी भी इस बीच पहुंचे हुए हैं। तो कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ प्रेमचंद पटेल भी पहुंचे। साथ ही प्रेमचंद पटेल अपना पहला नामांकन भरेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अहम खबर सामने आ रही है। पहला नामांकन भरेंगे। बीजेपी पार्टी ने एक बार इस चेहरे पर भरोसा जताया है। कटघोरा विधानसभा के नए प्रत्याशी पर यह दांव खेला है। बढ़ते आगे, मुरैना से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है। सुमावली विधानसभा क्षेत्र के विरोध के बाद सुमावली और विधानसभा क्षेत्र में अब उम्मीदवार बदला गया है। कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो पहले जो सूची, जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें कुलदीप सिंह सिकरवार का नाम शामिल था, लेकिन अब कांग्रेस ने बदलाव किया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है। मुरैना से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुमावली विधानसभा क्षेत्र में विरोध के बाद ये बदलाव किया गया है। कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह अजब सिंह को अब प्रत्याशी बनाया गया है।
बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच अगली खबर मुरैना से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। जौरा विधानसभा से ये नामांकन भरा गया। बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा। सूबेदार सिंह सिकरवार ने नामांकन पत्र जमा किया है। तो नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत सूबेदार सिंह सिकरवार ने नामांकन भरा है। बीजेपी प्रत्याशी हैं। मुरैना से अहम खबर सामने आ रही है। और मुरैना में ही आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार में प्रत्याशी के नाम को लेकर, चेहरे को लेकर बदलाव किया, और ये अहम खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सूबेदार सिंह सिकरवार ने नामांकन भरा। और नामांकन पत्र जमा किया है। तो नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन पत्र बीजेपी प्रत्याशी ने भरा है। मुरैना से अहम खबर, बीजेपी प्रत्याशी सूबेदार सिंह सिकरवार ने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। चुनावी माहौल के बीच नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत, और इसी बीच सूबेदार सिंह सिकरवार भी नामांकन भरने के लिए पहुंचे। नामांकन पत्र जमा किया है। मुरैना से अहम खबर आपको बता रहे हैं। जौरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। बढ़ते आगे, डिडौरी जिले के बजाग मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के ऊपर डिडौरी विधायक एवं कांग्रेस के प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम के बैनर को ब्लेड से फाड़ दिया गया, और इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। पुलिस थाना बजाग पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि मंगलवार की देर रात बैनर पोस्टर को फाड़ा गया, जिसको लेकर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पटेरिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है, और बताया कि कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। दिगंबर पाठक, भाजपा मंडल महामंत्री। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की होर्डिंग ब्लेड पत्ती से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ा गया है। जहां तक कि मेरा कुछ जानकारी है कि हमारे कार्यकर्ता भाजपा के ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि एक दो कार्यकर्ताओं का नाम लिया, इनके पास कोई सबूत है तो सबूत को पेश करें। और रह गई बात चुनाव का माहौल, तो चुनाव का माहौल चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी आ रहा है, गलत बता रहे हैं। हम संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम बता रहे हैं कि ऐसा काम हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कभी नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से डिंडौरी विधानसभा में अपनी हार मान चुके हैं, और इसी का नतीजा है कि हताश होकर वो ओमकार मरकाम की लोकप्रियता से घबराकर आज उनके होर्डिंग और पोस्टर फाड़ रहे हैं। कल रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के बीच में हमारे पुराने कार्यालय के ऊपर 2 होर्डिंग लगे हुए थे 10 बाई 20 के, उनको ब्लेड पत्ती से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमन परमार एवं उसके अन्य दो चार साथी, उनको वहां पे देखा गया था, और उसी टाइम वो पोस्टर फाड़े गए हैं, जिसकी हमने थाने में शिकायत की है। और कल हम रात में थाने गए थे, वहां हमारी FIR लिखने से थाना प्रभारी ने मना कर दिया। खबरों का रुख करें, सीधे आपको लेकर चलते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, जहां पर
CNBC से आपने जो NPK के रेट बताएं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिए हैं, अगर इफेक्टिवली देखें तो ये रेट में अच्छी खासी कटौती की गई सब्सिडी में। अभी 76 रुपये पर केजी नाइट्रोजन के लिए था, जो अब घट करके 47 रुपये पर केजी हो गया है, अभी जो कैबिनेट अप्रूवल किया। इसी तरह से फॉस्फेरस में, पोटाश में, वहाँ भी करीब 50% फॉस्फेरस में सब्सिडी घटाई गई है, पोटाश में भी सब्सिडी घटाई गई है। तो सब्सिडी घटाई गई है, जाहिर तौर पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, तो न्यूट्रिएंट की कीमत कम हुई होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसलिए सब्सिडी कम की गई है। तो सब्सिडी कम करने की बजाय किसानों को घटती कीमत का फायदा क्यों नहीं दिया गया? मैं एक बात कहूं, आप इसको ऐसा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी कीमतें ज्यादा, तब जाके सब्सिडी देनी पड़ रही, तभी उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है। ये सब्सिडी देने के बाद भी तब जाके उनको पिछले साल के बराबर रेट मिलेगा। और 2014 के मुकाबले जब 2014 में सब्सिडी कुल मिलाकर फर्टिलाइजर की 73,067 करोड़ थी, अब बढ़कर पिछले साल वो 2,54,799 करोड़ रुपए हो गई, जो लगभग 1,81,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। जितनी कुल मिलाकर सब्सिडी 2014-15 में मिलती थी, उससे 4 गुना ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। अगर मैं अभी की तुलना में भी आपको कहूं, अंतर्राष्ट्रीय रेट अभी भी थोड़े कम हुए, लेकिन अभी भी ज्यादा है। इसीलिए सब्सिडी देकर पिछले साल के बराबर के ही रेट अभी देने पड़ रहे हैं। अगर वो कम हो गए तो मुझे सब्सिडी नहीं देनी पड़ती 22,000 करोड़ की। भारत सरकार 22,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है ताकि किसान की जेब से 22,000 करोड़ ना जाए। Sir, Vanakkam. Next question, Sir, we'll take from Dinamalar. Yeah, please, go ahead. Sir, Vanakkam, Venkatraman. Sir, you made a very elaborate statement regarding how the Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh farmers are going to be benefited out of this power generation and water. When are you going to give a good news to the people of Kaveri Delta in Tamil Nadu people? Again, I mean, the questions will be confined to the cabinet decisions today. If sir wants to respond, of course. Next question, because this question is not related to the cabinet decision, so generally we don't reply on the questions which are not related to the cabinet. Please. और बढ़ते आगे, आप केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, किसानों को रियायत देने का जिक्र। बढ़ते आगे, खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 87 में प्रिंसेस सोसाइटी में डांडिया डांस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आसपास के लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया था। मृतक के परिजनों ने बताया कि डांडिया डांस के दौरान 2 युवक उनकी 25 वर्षीय बेटी का नंबर मांग रहे थे, जिसका विरोध किया गया। तो दोनों युवकों ने युवती के माता पिता के साथ और भाई के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें युवती के पिता को धक्का लग जाने से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। परिजनों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दोनों युवकों की धक्का मुक्की और मारपीट करने के साथ साथ बेटी से नंबर मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना का सोसाइटी से वीडियो भी सामने आया। साफ देखा भी जा सकता है कि लोग किस तरीके से झगड़ा करते हुए नजर आए। वो मेरे जिया जी हैं। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि जैसे हमारी सोसाइटी में हमेशा एक फंक्शन रखा जाता है, होली का भी फंक्शन रखा जाता है, न्यू ईयर का भी फंक्शन रखा जाता है, एंड बंगाली एसोसिएशन है वो दुर्गा पूजा का भी रखती है। तो कल दुर्गा पूजा की एक डांडिया नाइट थी। तो डांडिया नाइट के दौरान ऐसा कुछ हुआ, मेरी सिस्टर डांस कर रही थी, उनके साथ उनकी एक फ्रेंड थी जो वो भी डांस कर रही थी। तो एक अननोन आदमी जिसको मैं नहीं जानता, लक्की के नाम से वो बंदा फेमस है, और वो मेरी दीदी के पास आया और बोला मुझे आप अपना नंबर दे दो, नंबर देने मुझे आपके साथ डांस करना है। करी है कि भाई उनके परिवार वालों ने सूचना दी कि भाई यहाँ आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, जो उसके जो लड़की है प्रियंका, उसने ये कहा कि भाई एक लक्की नाम का बंदा जो है उन्होंने धक्का मारा है, और उसका जो फादर है प्रेम सिंह वो गिर गया। गिरने के बाद वो बेसुध हो गया। बेसुध होने के बाद उसको अकोड़ हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। दाखिल करने के बाद उसकी डेथ।
बढ़ते आगे, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 59 की रेलवे लाइन पर एक 35 वर्षीय अज्ञात महिला घायल अवस्था में मिली है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला बेहोशी की हालत में है और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सिविल अस्पताल में मौजूद लेडी कांस्टेबल ने बताया कि अभी महिला बेहोशी की हालत में है और इलाज किया जा रहा है। होश आने के बाद ही इसके परिजनों को सूचित किया जाएगा। बताया कि रेलवे लाइन के पास इस महिला को सूचना के आधार पर अस्पताल लाया गया। करते हैं खबरों का। दुमका आदिवासी छात्र के हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने हंसडेहा दुमका मुख्य मार्ग को थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के समीप करीब 5 घंटे तक जाम रखा। ज्ञात हो कि रविवार देर शाम हंसडेहा थाना क्षेत्र के मड़गामा गांव से फुटबॉल मैच देखकर वापस अपने घर लौट रहे हंसडेहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट गांव निवासी आनंदलाल सोरेन 16 वर्ष की हत्या कर दी गई। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार आनंद अपने साथियों के साथ मड़गामा में आयोजित फुटबॉल मैच देखकर वापस लौट रहा था। क्षेत्र के ठाड़ी गांव के समीप पहुंचे एक मवेशी बाइक के सामने आ गई और बाइक मवेशी से जा टकराई। इतने में वहां मौजूद लोग आनंद व उसके अन्य दोस्तों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। घटना में आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। उत्तराखंड का करते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर से खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सड़क एक्सीडेंट के बाद दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी हूं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा सफर तो तय करना ही पड़ेगा। दरअसल हरीश रावत ने एक्सीडेंट की गलती को स्वीकार किया, लेकिन पुलिस ना मिलने पर एस्कॉर्ट ना मिलने पर उनको मीडिया के साथ साझा किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुखिया हरीश रावत की फॉर्च्यूनर कार बाजपुर में डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई, जिस पर उन्हें उपचार के लिए बाजपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कार में उनके साथ बैठे 2 अन्य सहयोगी भी चोटिल हुए। उपचार के बाद निजी अस्पताल से उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। तो फिलहाल ये सड़क दुर्घटना के बाद हालांकि सरकार पर तंज भी कसते हुए नजर आए एक रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि अचानक कार अनियंत्रित हो गई, जिस कार में सवार थे पूर्व सीएम हरीश रावत और इसी के चलते 2 जो सहयोगी थे वो भी घायल हुए और साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस रोड एक्सीडेंट में घायल हुए। हालांकि उपचार के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया है। थोड़ा सा जब एक्सीडेंट होता है तो उसके आफ्टर जो इफेक्ट्स होते हैं तो होते ही हैं, और कुछ झटका ज़बरदस्त लगा है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, मगर शरीर में जकड़न बहुत है, छाती में, कमर में, टांगों में, सब जगह असर है उसका, हाथ में भी असर है, लेकिन ठीक हो जाएगी। किसी शादी के समारोह से आ रहा था और कुछ जगह गया भी था मिलने के लिए, तो विलम्ब हो गया आने में। 11:30 बजे के करीब जो है हो गया। ड्राइवर थोड़ा थके हुए थे क्योंकि इधर निरंतर रामलीलाओं में रहा, कुछ एक्टिविटीज़ में रहा, तो ड्राइवर ओवर एग्जर्शन की वजह से जो मुझे ध्यान देना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो गलत साइड से आ रहा था और सामने उसने ये नहीं, उस रोड में डिवाइडर नहीं था, तो उसको अंदाज नहीं रहा कि डिवाइडर हो सकता है। जब तक डिवाइडर दिखाई दिया हम कहते तब तक गाड़ी भिड़ी गई।
तो फिलहाल जिस तरीके से अस्पताल पहुंचने तक जो लेट लतीफी हुई उसको लेकर सरकार को भी घेरा। बढ़ते आगे पिथौरागढ़ का रुख करते हैं, जहां पर धारचूला गोंजी सेक्टा मोटर मार्ग पर आदि कैलाश यात्रियों को ले जा रही जीप हादसे का शिकार हो गई और बीते दिन करीब 2:30 बजे के आसपास पांगला थानों से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कि धारचूला गोंजी मोटर मार्ग पर एक यात्री जीप लगभग 500 मीटर गहरी खाई में एक यात्री की गिर गई है। जीप में चालक सहित 6 यात्री सवार थे, इनमें से 4 बेंगलुरु के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना स्थल बेहद खतरनाक होने और भारी बारिश के चलते यात्रियों का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वहां बेहद खतरनाक चट्टानी खाई हैं और ऐसे में किसी के भी बचने की उम्मीद कम ही है। दिख रहा है यहाँ से क्या कर रहे हैं अभी? खबर उत्तराखंड देहरादून से है, जहां एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म का आरोपी है, करीब 5,000 का इनामी और एसटीएफ ने फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और 5,000 का इनाम भी रखा गया था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी तो अमरोहा का रहने वाला बताया जा रहा है। अमरोहा पुलिस की मदद से एसटीएफ उत्तराखंड ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। रायपुर देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो वादिनी थी उनकी बेटी के साथ में जो इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था शोएब, वो लगातार तब से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर आईजी गढ़वाल साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम थी, पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही थी और इसको डेवलप किया था। तो इसकी जानकारी में आया था कि अमरोहा में कहीं छुपकर रह रहा है, तो उसी पर कार्य करते हुए हमने अमरोहा पुलिस की मदद से वहाँ से रेड करके इसको गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, शाम करीब 6:30 बजे पहुंचेगी भारतीय क्रिकेट टीम। फ्लाइट डिले होने के कारण लेट लतीफी से पहुंचने की खबर। एयरपोर्ट से निकलकर होटल ताज पहुंचेंगे ये सभी टीम इंडिया के खिलाड़ी। कल से काना में टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी। 29 अक्टूबर को होने वाले इस मुकाबले के बीच ये टीम फिलहाल फ्लाइट डिले होने की वजह से लेट लतीफी से पहुंची। भारत व इंग्लैंड के बीच ये महा मुकाबला होना है। इसको लेकर जो दर्शक हैं उनका भी एक्साइटमेंट लेवल अप है। गोमती नगर के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में ये महा मुकाबला टीम इंडिया जीत चुकी है और अपने सभी मुकाबले लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी। आपको बता दें कि पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर भारतीय क्रिकेट टीम लगभग 3 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन फ्लाइट डिले होने के कारण लगभग 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर आएगी। 29 तारीख को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से खेला जाना है, जिसको लेकर आज भारतीय क्रिकेट टीम यहां पहुंचेगी और इंग्लैंड की टीम 27 तारीख को यहां पर आएगी। बात करें भारतीय टीम की तो लगभग अपने सभी मुकाबले भारतीय टीम जीत चुकी है और उत्साह से लबरेज है। आज यहां पर पहुंचने के बाद सीधा ताज होटल जाकर रात विश्राम करेगी। कल से प्रैक्टिस जो है इकाना स्टेडियम में शुरू करेगी। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड अपने 3 मुकाबले हार चुकी है, जिससे उसका मनोबल थोड़ा गिरा हुआ, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी काफी मजबूत है। इसलिए जो इकाना स्टेडियम में मैच होने वाला है वो कांटे का मुकाबला होगा। भारतीय क्रिकेट टीम लगभग 6 बजे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। बढ़ते आगे कानपुर में नगर निगम कर्मचारी की दबंगई सामने आई है। टैक्स न देने पर सरिया से हमला कर दिया और नाले की सफाई व सीवर सफाई टैक्स न देने को लेकर ये मारपीट का मामला सामने आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों के विरोध पर सरिया लेकर मारपीट की गई। बेच बचाव करने आए
लोग भी इस मारपीट का शिकार हुए। तो क्षेत्रीय लोगों के विरोध पर सरिया लेकर मारपीट के लिए पहुंचे और इस बीच बचाव करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे वो भी इस मारपीट का शिकार। क्षेत्रीय लोगों के विरोध पर सरिया लेकर ये मारपीट की गई। साथ ही धमकी भी दी गई। जो बीच बचाव करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये अहम खबर, नगर निगम कर्मचारी की ये दबंगई सामने आई। रुक जाओ। 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 बढ़ते आगे औरैया से अहम खबर सामने आ रही है। अज्ञात युवक का शव मिला है। अज्ञात युवक का शव मिलने से दहशत का माहौल है। एसपी अपर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अज्ञात शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र के दयाल नगर का ये मामला सामने आ रहा है। फिलहाल अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, शिनाख्त का प्रयास कर रहा है। एक शव अभी की सूचना पर सर्व संबंधित अधिकारीगण थाने से फोर्स और हम सभी आए हैं। शव को जो निकाल के देखा है, गांव के लोगों ने देख लिया है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अगल बगल में कोई गुमशुदगी लिखी नहीं है, तो सभी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में और कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे भी सभी थानों में कोई मिसिंग व्यक्ति की सूचना के संबंध में जानकारी की जा रही है। लगभग 40-42 वर्ष के अज्ञात पुरुष का शव मिला है। चोट है और संभवतः यहाँ पे डेड बॉडी पड़े रहने के कारण किसी जानवर ने भी उसको थोड़ा सा फेस पे से खा लिया है, पर फिर भी आइडेंटिफाइएबल बॉडी है। उसका फोटो गश्ती अभी जारी करके शनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद कासगंज में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस वाले बनकर बाइक सवार से 30,000 पार कर दिए। पीड़िता बहन के घर से वापस अपने गांव जा रहा था ये शख्स और लूट का शिकार हो गया। लुटेरे ने बाइक की चाबी निकालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और घटना की जांच फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो अमापुर थाना क्षेत्र के सहावर रोड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो प्रशासनिक अमले के लिए एक बड़ी चुनौती, बाइक को रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया। जलेलपुर से आ रहा था। अपनी बहन की यहाँ से भनेज की शादी थी, उसमें से मैं अमापुर आ गया। मेरी बहनों ने 30,000 रुपये दे दिए कि भाई अपने वहाँ जाओ बरात पदार्थपुर, वहीं पैसे दे देना। मैंने आके यहाँ पर उन्होंने एकदम मोटरसाइकिल की चलते हुए चाबी लगा ली। कहाँ पर निकाली? सावर रोड पर। सावर रोड अमापुर? हाँ, सावर रोड अमापुर, वहाँ लगा ली मेरी चाबी। और कि मैं पुलिस वाला हूँ और चल के साहब ने मुझे बुलाया है। साहब ने मुझे बुलाया है और मेरा कपूरा ले लिया सब, हेलमेट देखा और मेरे कागज भी सब खरीद लिए उन्होंने।
और 30,000 रुपये जेब में पड़े लेके और भाग गया और मुझसे कही मैं पुलिस वाला हूँ, चल थाने आ। बढ़ते आगे, मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की गुंडई का मामला सामने आया है। मामूली धाराओं में जूनियर डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया। महिलाओं की पिटाई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसके तहत धाराएं लगाई गई। कार्रवाई की मांग की गई है और पीड़िता परिवार मौके पर पहुंचा। एसएसपी ऑफिस 5 साल के घायल बच्चे को लेकर पहुंचे। परिजनों को फिलहाल पीटा गया था और लाइव वीडियो के बाद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल प्राचार्य पर जूनियर डॉक्टरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है और इस पूरे घटनाक्रम का लाइव वीडियो भी सामने आया था। इसके बावजूद भी मामूली धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में परिजनों की पिटाई हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ से आपको खबर बता दें, आबूलेन सड़क हादसे में आरोपियों पर कार्रवाई की गई है और कार में अल्कोहल होने की पुष्टि हुई है। हादसे में घायल अनुभव का पता चला है। आपको बता दें, इलाज फिलहाल चल रहा है। अनुभव के स्वस्थ होने पर पूछताछ की जाएगी और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने कहा है कि अनुभव से पूछताछ के बाद ही कार सवारों पर कार्रवाई की जा सकती है। आरोपियों पर मुकदमे और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आबूलेन सड़क हादसे का ये पूरा मामला, इस पूरे हादसे की तस्वीर सामने आई थी, वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया है। फिलहाल अनुभव के ठीक होने का इंतजार और उसके बाद बयान लिया जाएगा। पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार के अंतर्गत रात्रि 12 बजे के आसपास एक तेज स्पीड स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही थी और उससे एक गुब्बारे बेचने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। और इस पूरे प्रकरण में मौके से ही पब्लिक के द्वारा एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसके चोट थी और अभी भी वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, कूल्हे का इलाज चल रहा है। इस प्रकरण में वादी पक्ष की तरफ से एक वाहन नंबर पर तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्त है उसका मेडिकल पुलिस वगैरह कराया गया है, क्योंकि वो वादी अभियुक्त जो है अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है उसमें की जाएगी और इसमें उस गाड़ी में जो अन्य सवार थे उनके ऊपर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, इसी बीच राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता दें, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अब नोटिस थमाया जाएगा। रोजाना वसूला जाएगा 10,000 का जुर्माना। शिक्षा विभाग ने मदरसों को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के मामले में मदरसा बोर्ड का बयान सामने आया है। मदरसे और शिक्षा विभाग से नहीं संचालित होते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मदरसा बोर्ड से संचालित होते हैं और यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन मामले पर बोले हैं। मदरसों का समस्त कार्य हस्तांतरित किया जाना था और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित हुआ था। तो फिलहाल अब मदरसों को नोटिस थमाया गया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को ये नोटिस थमाया गया है। रोजाना 10,000 का जुर्माना भी वसूला जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण और यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन का बयान सामने आया है। बढ़ते आगे, बहराइच में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम और मूर्ति विसर्जन के लिए चुने गए 3 स्थल। मोतीपुर थाना क्षेत्र गायघाट के सरजू घाट पर यह विसर्जन किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन स्थल के पास मेला के लिए दुकानें सजाई गई हैं और गायघाट के सरजू घाट पर 3 स्थानों की 275 मूर्तियां यहां पर विसर्जित की जाएंगी। सुरक्षा को देखते हुए 3 थानों की फोर्स भी यहां पर लगाई गई है।
राजस्व प्रशासन की टीमें यहां पर मौजूद हैं। मूर्ति विसर्जन करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। तो मूर्ति विसर्जन स्थल पर मेडिकल की टीम भी मौजूद। शाम करीब 4 बजे से मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। बढ़ते आगे, सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचा बड़ा बेटा। आजम खान से मिलने पहुंचा ये बड़ा बेटा अदीब आजम खान। पूर्व एमएलए अनूप गुप्ता साथ में मौजूद रहे। तो जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव भी इस बीच मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान सीतापुर जिला कारागार में आजम खान बंद है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना के बाद अब बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पिता पुत्र में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी और रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। मामला इस कदर बिगड़ गया कि मुख्तार ने अपने पिता हबीब को पीटना शुरू कर दिया और इसके बाद उसने अपने पिता का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वही झगड़ा हो रहा था तो खींचे वहां तक था, लेटे थे वो खाना खा के। किससे हो रहा था? अब्बू से और भाई से। अच्छा। तो यहाँ से खींचे, यहाँ गिरा के उसे मार रहे थे, फिर डंडा से मारे और वहाँ लग्गा रखा था, लग्गा से मारे। उसके बाद हमें बोले पानी लाने के लिए, बेहोश हो गए थे तो वो गला दबा दिया। पानी लेकर आए, देखे 2 दांत ऐसे ऐसे किए। आप बहन हैं उनकी? हाँ। क्या नाम था अब्बू का? मोहम्मद हबीब। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंपकर भारतीय राजपत्र में धार्मिक शैक्षिक संस्थानों को किसी भी प्रकार की मान्यताओं का होना जरूरी नहीं बताया है, जैसे संविधान के नियमों से अवगत कराया है। उन्होंने मांग की है कि अगर किसी भी मदरसे को इस तरह का नोटिस दिया गया है तो वो गलत है और एक बार जांच करके इसका समाधान कराया जाना चाहिए। साथ ही मांग की है कि जिन 13 मदरसों को नोटिस दिया गया है उनके नोटिस वापस लेने चाहिए। ठीक है, हमारा ये मानना ये है कि ये गलत तरीके से नोटिस दिए गए शिक्षा विभाग द्वारा, क्योंकि वो जिस नोटिस में जो हवाला दिया गया है 2009 का बाल शिक्षा अधिकार अनिवार्य अधिनियम, लेकिन उसमें ये 2012 में संशोधन है। ये राजपत्र है, भारत का राजपत्र, तो इसको शिक्षा विभाग को देखना चाहिए। तो उसमें वैदिक पाठशालाएं, मदरसे, धार्मिक संस्थाओं को अलग रखा गया। वो फिर उनको अधिकार नहीं है। मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम है। वो बच्चे भी आते हैं जो स्कूल जाते हैं, पार्ट टाइम यहाँ आते हैं। खबर इटावा से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा साधुओं पर दिए गए विवादित बयान का अयोध्या राम मंदिर के मुख्य महंत आचार्य सत्येंद्र दास ने पलटवार करते हुए कहा है कि आज ही नहीं बहुत दिनों से बोल रहे हैं और विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विनाश होना तय है। जिस पार्टी में जाकर इस तरह का ऊट पटांग बयान दे रहे हैं या पार्टी को लेकर डूबेगा और खुद भी डूबेगा। जो बोल रहा है उसका परिणाम आने वाले दिनों में पता चलेगा और इसका भविष्य क्या होगा। जिस तरह से भगवान पंडित के खिलाफ बोल रहा है और उसका विनाश किस तरह से होगा, इस निश्चित ही
विपरीत बुद्धि का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से बोल रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना होता है उसकी बुद्धि इसी प्रकार से बनती है, तो उसका विनाश होना है। और साथ साथ वो अपनी जिस पार्टी में जा कर के ऐसा उटपटांग बोल रहा है, वो पार्टी को भी लेकर के डूबेगा, अपने भी डूबेगा, उसको भी डुबाएगा। तो इसलिए जो बोल रहा है, बोलने के परिणाम उसका क्या होगा, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के अपमानजनक भगवान राम के प्रति बोलता रहा, संतों के प्रति, पंडितों के प्रति, विद्वानों के प्रति जो बोलता है, उसका परिणाम क्या है वो इसी के माध्यम से हम बताते हैं कि आप लोग और सभी जनता ये देखेंगी कि कैसे किस प्रकार से उसका विनाश हो रहा है, किस प्रकार से समूल नाश यह निश्चित है। इसीलिए विपरीत बुद्धि उसकी है और विपरीत बुद्धि के कारण से उटपटांग बोलता है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू में शादी के 3 महीने बाद ही 22 वर्षीय मजदूर मिंटू और उसकी 18 वर्षीय पत्नी हजरून की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों के शव घर के कमरे में चारपाई पर पड़े मिले। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में जुटी। पुलिस घरेलू विवाद में आत्महत्या मानकर चल रही है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। बाद में पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना हसनपुर क्षेत्र में कल पति और पत्नी मृत अवस्था में मिले थे। सूचना प्राप्त होने पर शवों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने और परिवार के लोगों ने ये अवगत कराया है कि दंपति ने कुछ समय पूर्व प्रेम विवाह किया था और आज इस सूचना के बाद हर एक पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच मुरैना से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदलने से समर्थक नाराज नजर आए। मुरैना से अहम खबर, सुमावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदला गया है और दूसरे चेहरे को यानी कि कुलदीप सिंह से के समर्थक जो हैं वो नाराज थे और इस बीच झंडे भी जलाए गए। वीआईपी रोड पर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगे, विरोध दर्ज कराया गया। सुमावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदला गया है और इससे नाराज कुलदीप सिंह के समर्थकों ने झंडे और बैनर जलाए। तो इस बीच मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस ने अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। पहले कुलदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था और अब इस नाम में बदलाव किया गया है। और इसी बीच इंदौर से खबर सामने आ रही है। इंदौर से अहम खबर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से नामांकन जमा किया गया है। इंदौर से अहम खबर, संजय शुक्ला ने यह नामांकन जमा किया है। तो संजय शुक्ला ने मुहूर्त में यह नामांकन जमा किया। 30 को कमलनाथ की उपस्थिति में नामांकन भरेंगे। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।